सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास। आज के इस प्रोग्राम में समी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है बिकॉज ही इज़ ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर एनालिस्ट सदीक साजिद साहब, और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं अनवर ज़ेब जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। बनू के जलसे के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ख़बरें तो यही थी और हमें भी यही पता था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो हर जलसे में जाएंगी और ख़िताब करेंगी, लेकिन फिर दो मुख्तलिफ रहनुमाओं के दो मुख्तलिफ बयानात आए। नाम मैं नहीं लूँगी उन रहनुमाओं का। एक ने कहा जी कि ये छोटी छोटी जो रैलियाँ हैं इनके साथ इन पर मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो नहीं जाएंगी और ख़िताब नहीं करेंगी। और फिर एक रहनुमा ने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। फिर एक और बयान आया जिसमें कहा गया कि जी आपको पता है मौसम की जो सूरत हाल है वो ऐसी सूरत हाल है कि मरीम साहिबा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और आगे चलकर जो हम बात करेंगे वो मच का जो इंसिडेंट है, जो सानिया है, जो बहुत ही अफसोसनाक सानिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में चाहूँगी कि मैं आपको एक शुतुरमुर्ग की कहानी सुनाऊँ। खैर, आगाज़ करेंगे सबसे पहले अनवर ज़ेब साहब से जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, जिन्होंने आज बनू का जो जलसा है वो कवर किया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो जलसा था उसमें कितनी तादाद थी लोगों की। क्या हम इसे एक कामयाब जलसा कह सकते हैं अनवर? जी बिल्कुल। आज पीडीएम का जो बनू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा था, इब्तिदा में तो लोग कम थे, तकरीबन 12 बजे थे लोग कम थे, और जितनी भी कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई थी, पीडीएम के जो मुंतजिमीन हैं इनका दावा था कि 50,000 कुर्सियां हैं, लेकिन जो आज़ाद ज़रा है इनका ये कहना था कि ये तकरीबन 10,000 से 15,000 तक कुर्सियां हैं, क्योंकि जितने भी टेंट और कराकरी वाले थे इनके जो आदाद शुमार थे इनके मुताबिक ये। लेकिन जलसे को हम अगर पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जलसों के तनाजुर में देखा जाए, तकरीबन उन तमाम जलसों से बड़ा था, क्योंकि ये एक हॉकी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, कचाकच भरा था लोगों से, और इसके साथ ही जितने भी तमाशाइयों के लिए जगह ही वो भी शाम तक लोगों से भरा हुआ था। ज्यादातर कारकुन जो बनू में नजर आए वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन थे। सुबह से तो जमीयत के कारकुन ज्यादा आ रहे थे, बाकी पार्टियों के कारकुन ज्यादा नजर नहीं आते। इसकी शायद वजह ये है कि यहाँ पर अकरम खान दुरानी और दीगर जो कायदीन थे ये उनका वही इलाका है, और फिर मौलाना फजल रहमान अपने साथ एक बड़े जो काफिले की शक्ल में सैकड़ों की तादाद में कारकुन थे, तो इसी वजह से जमीयत के कारकुन ज्यादा नजर आ रहे थे। और चूंकि इंतजामात भी जमीयत के पास थी, जितने भी सालार है जमीयत उलमा इस्लाम के वो सब ड्यूटी दे रहे थे, मुख्तलिफ जो मकामात है गेट्स वगैरह थे वहाँ पर भी जमीयत के सालार थे। तो अगर कामयाब और नाकामी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पेशावर में जो जलसा हुआ था रिंग रोड पर, उनसे ये जलसा जो था ये बहुत बड़ा था। ये जलसा कदरे बेहतर था बिकॉज प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, प्लान किया गया था, जो मुझे आपकी बातों से नजर आ रहा है। अच्छा, वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा भी नहीं थी, बिलावल भुट्टो भी नहीं थे, तो इस हवाले से कोई चीजें या कुछ खबरें सामने आई हैं? बिकॉज स्केड्यूल में तो मरीम नवाज साहिबा का था ना वहाँ पे। जी बिल्कुल, एक्सपेक्ट तो ये था कि रात को भी जमीयत के जो पीडीएम के कोऑर्डिनेटर है जलील जान, उनसे बात हुई और दीगर जो रहनुमा हैं उन सबसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो तो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो नहीं आएंगे, लेकिन मरीम नवाज जरूर शिरकत करेगी। लेकिन दिन सुबह जब हुई तो उनका ये कहना था, जो जमीयत के लोग हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग हैं उनका यही कहना था कि मरीम नवाज की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है और वो जलसे में शिरकत नहीं करेगी। तो इसकी कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो बयान जारी की है, जो हमारे ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि उनकी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन शायद उसने ये समझा होगा कि नहीं आई। अच्छा, बदमज़गी भी हुई आज के इस जलसे में, उस हवाले से अगर आप कुछ बता सके, क्या रीज़न हुआ था उस बदमज़गी का? आपस में ये लोग लड़ पड़े? क्या आपने सवाल मैं दोबारा करती हूँ आपसे सवाल। आज के इस जलसे में बदमज़गी भी हुई है, आपस में लड़ाई भी हुई है, या आपस में एएनपी और मौलाना साहब के जो कारकुन है वो लड़ पड़े? जी बिल्कुल, जलसे की इंतजाम जो थे वो चूँकि जमीयत के जो कारकुन है और जो सालार है इनके
खाकी वर्दी वाले जो सालार हैं इनके, उनकी इंतजाम उनके पास थे। लेकिन शाम के करीब जो एनपी के सालार और एनपी के लोग जलसागाह में दाखिल होने लगे और जलसागाह के अंदर जो स्टेज और जलसे के दरमियान जो खलात के लोगों को सख्ती से सालारों ने मना किया था और वहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब वहाँ पर एएनपी के कारकुनों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की तो उसी दौरान लड़ाई हुई और कुछ सालारों ने लाठियां भी चलाई। अच्छा, मुझे ये बताएं, वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे, इंतजामिया मौजूद थी? बिकॉज कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो कि मैं इस वक्त जिक्र करना नहीं चाहूंगी। कुछ झंडे भी थे वहाँ पर, जो ऐसे झंडे थे जो काबिल एतराज थे, तो वहाँ पर इंतजामिया मौजूद थी? इंतजामिया पुलिस एहलकार काफी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी और मेन गेट पे जहाँ पर एंट्री गेट है वहाँ पर भी पुलिस एहलकार तैनात थे। और ऐसी झंडे जो है शायद कोई छुपा कर लेके आए हों जलसागाह के अंदर, लेकिन बाकायदा वहाँ पर चेकिंग होती थी और वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए थे। चेकिंग हो रही थी, वॉक थ्रू गेट थे, इंतजामिया की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे नारे भी लगते गए, नारे भी लगते रहे और वहाँ पे झंडे भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर, अपना बहुत ख्याल रखें। वापस मैं आऊँगी राना साहब आपकी तरफ। जैसे कि अनवर ने बताया कि रात आनी थी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जलसे में जाएंगी, खिताब करेंगी और सब कुछ होगा। और जैसे मैंने आगाज़ किया अपने प्रोग्राम का कि 2-3 लोगों के डिफरेंट बयान आए, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। कोई कहता है उनकी तबीयत खराब है, कोई कहता है धुंध है इस वजह से नहीं आ सकती, और कोई कह रहा था कि बड़ी छोटी छोटी रैलियाँ हैं, इन रैलियों पर वो क्यों जाएंगी, क्या ज़रूरत है इस तरह के जलसे में जाने का, इसका क्या मतलब है? बट देखें अलीना, बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो इनके ना बहावलपुर के जलसे में गए, ना वो पेशावर गए जी, और ना वो बन्नू में गए। मौलाना फजल रहमान साहब गड़ी खुदा बख्श नहीं गए। ठीक हो गया। इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, वो जितनी मर्जी ये उसकी पर्दापोशी करे। पीडीएम जो है ये चूं चूं का मुरब्बा है, इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून जो मर्जी वजाहतें करे, कौमी मीडिया पर कल ही शाम से ये खबरें चल रही थी कि मरियम नवाज उस जलसे में नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। इसलिए कोई कहता है कि धुंध की वजह से नहीं गई, कोई कहता है धुंध अपना बीमारी की वजह से नहीं गई। धुंध भी सही बात है, बीमार होना भी सही बात है, बंदा बीमार तो हो जाता है। नहीं, ये धुंध जो है वो सुबह पड़ती है। सुबह अगर इस वजह से प्रोग्राम रात तक जाने का प्रोग्राम होता तो सारा मीडिया तो कल शाम से ये चला रहा था कि मरियम नवाज नहीं जाएंगी। जो बीमार हो जाना होता है, मेरी बात सुने। मसला ये है कि ये अभी आपने खुद कहा, वो मुस्लिम लीग नून के एक बड़े खुद साख्ता सीनियर रहनुमा है जो ये फरमाते हैं कि जी वो इस तरह के छोटे छोटे जलसों में नहीं जाती। अभी वो कुछ बनी नहीं है। अगर मेरी नाइब से दर है वो पार्टी मेरी बात सुने ना, कायद की बेटी है, बात सुने ना। कायद जो होते हैं ना वो ये नहीं कहते कि वो इस तरह के जलसों में नहीं जाते। ये चीज जो होती है ना, ये तकब्बर का इजहार है। उस रहनुमा को भी ये बात करते हुए सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम जो है ये जिस शरंगेजी की मुहिम पर चले हुए हैं, इनका मकसद सिर्फ एक है कि इस मुल्क में अनारकी की कैफियत हो। और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस अंजमन बदखाने मिल्लत के सरखेल हैं जो वतन अजीज में ये चाहते हैं कि हर तरफ अनारकी हो। आज मौलाना जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे थे वहाँ पर खड़े होकर, उन्हें कुछ ख्याल होता इस मुल्क का। मौलाना साहब की क्या अहमियत है रियासत के सामने? राना साहब, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। बात ये है कि ये इस किस्म की गुफ्तगू करना, क्या कोई मुहिब्बे वतन आदमी इस किस्म की गुफ्तगू करने का सोच सकता है? जब आपके मुल्क में चारों तरफ दुश्मन जो है वो साजिशें कर रहा हो, इन हालात में आप, और फिर पूरी दुनिया में कोरोना का मसला है, आप इस तमाशे से बाजी नहीं आते, लोगों को इस बीमारी में इमरान खान साहब तो कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके आपने एहतजाज करना कर ले, तो तब कोरोना का मसला नहीं होता। मेरी बात सुने ना जी, सुन रही हूँ। मसला ये है कि जलसे तो ये कर रहे हैं ना, इन जलसों के नतीजे, ये जलसे अब खुद ही ले गए हैं कि जी सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा, तो ये सेनेट के इलेक्शन के बाद झक नहीं मार सकते जलसों। तो ये जो झक मारी जा रही है, इसमें इंतजामिया की इजाजत की जरूरत है कि नहीं है, ये भी बताएं ना। इन लोगों को कोई खौफ खुदा होना चाहिए कि ये कोरोना के दौरान ये जलसों से गुरेज करें। ठीक हो गया। आप ये कहती हैं, देखें बिलावल भुट्टो ने जलसों में जाना छोड़ दिया, अब मरियम नवाज भी आज के जलसे में नहीं गई। एएनपी के कायद जो हैं असफंदियार वली साहब, वो वैसे ही जलसों में नहीं आ रहे। ठीक हो गया। तो ये सारी पीडीएम जो है
वो किधर जा रही है? आज आके ये मौलाना बेचारे अकेले रह जाएंगे, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनको छोड़ते जा रहे हैं। मौलाना को चाहिए कि वो देखें कि उनके साथ ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनको मुस्लिम नवाज शरीफ साहब अपनी करप्शन बचाने के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब जिस मिशन पर निकले हैं उसके नतीजे में उन्हें क्या हासिल होगा। और ये मैं आपको बताऊं, इनके जलसों में लोगों के ना आने की वजह जो है ना अलीना, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। अब मेरा आपसे एक सवाल होगा राना, अगर मुझे ये जो बयानिया नवाज शरीफ का पीडीएम ने अपनाया उसको आवाम पसंद नहीं करते। अच्छा ठीक हो गया। अभी मैंने एक सवाल किया था जब अनवर थे, मैंने उनसे पूछा था वहाँ पे इंतजामिया मौजूद थी, उन्होंने कहा हाँ जी मौजूद थी, बड़ी भारी तादाद में मौजूद थी और इन्होंने वो भी लगाए हुए थे, चेक पोस्ट भी लगाई हुई थी, प्रॉपर तरीके से लोगों को चेक कर करके अंदर भेजा जा रहा था। तो वो जो झंडे वहाँ पर मौजूद थे, वो झंडे वहाँ पर क्यों मौजूद थे राना साहब? और जो नारे लगाए गए वो नारे कैसे लगा दिए गए? क्यों नहीं इनको रोका गया, क्यों नहीं इनको हटाया गया? आप कैसे किसी को झंडे अंदर इस तरह के लाने दे सकते हैं? बात सुने, जो सियासी जलसे होते हैं, जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं वो हत्तल मकदूर कोशिश करती हैं कि ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। ठीक हो गया राना साहब, लेकिन एंटी स्टेट आप चीज नहीं कर सकते ना। एंटी स्टेट जो भी काम हो रहा हो, एंटी स्टेट जो एलिमेंट हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए रियासत को। ठीक है, वो अब भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो कार्रवाई करनी चाहिए। और देखें, कोई मुल्क दुनिया का इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप मुमलिकत के खिलाफ साजिशों में शरीक हों या इस्तेमाल हों। इंतजामिया की नाअहली है ना इसके अंदर, हम ये कह सकते हैं, उनके झंडों का अंदर आना, इस तरह लहराए जाना। इंतजामिया की नाअहली नहीं है, आप कह सकते हैं इसको। मसला ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि इंतजामिया को अब मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सही है, एकदम मरियम नवाज साहब रात तक आ रही थी, तो आपसे मेरा वही सवाल है, सुबह मुलाकातें भी, टेलीफोनिक रब्ते भी हुए हैं, कोई कह रहा है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और कोई ये कह रहा है कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। क्या उन रब्तों के बाद मरियम साहबा ने सोचा कि उन्होंने नहीं आना? जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है अलीना मरियम औरंगजेब साहबा, उनसे मैं पिछले 2 दिन से इस हवाले से मुसलसल राब्ते में था। कल उनका एक जवाब आया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा एक डेलीगेशन जो है वो इसमें शिरकत करेगा। कल कोई इसी वक्त कोई 7-8 बजे के करीब उसमें एहसन इकबाल और अमीर मुकाम का लिखा हुआ था और मरियम नवाज का कोई उसमें जिक्र मौजूद नहीं था। ये तो उन्होंने रात को क्लियर कर दिया था कि वो नहीं जाएंगी। अब वो सियासी धुंध की वजह से नहीं गई, बीमारी की वजह से नहीं गई, वो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो रायविंड में ही है, ठीक है, बीमार शुमार भी नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा, तो वो बीमार शुमार नहीं है। दूसरी जो आप बात कर रही हैं मौलाना की, मौलाना ने बिल्कुल रब्ता किया नवाज शरीफ से, हर दूसरे तीसरे दिन बाद उनकी होती है। गफूर हैदरी भी मौलाना के साथ मौजूद थे जब ये गुफ्तगू हुई, अच्छे खासे गिले शिकवे किए हैं। जो राना साहब ने अभी बात की है ना, उसी तरह मामला जा रहे हैं कि ये हो सकता है कि चूचू का मुरब्बा ही बन जाना है कि पीडीएम ने। और ये जो आज शो हुआ है ये तो पीडीएम के नाम पर जेयूआई फे का शो था। आप देख लें उसमें जो तकारीर, जो कारकुन थे वो सारे के सारे वो जेयूआई फे के ही जो है वो नज़र आ रहे थे हमें। वो बताया मौलाना ने ये बात कही है नवाज शरीफ से कि मियाँ साहब मेरा और आपका ये तय हुआ था, ये हमने इस्तीफे इस वक्त देने हैं, लॉन्ग मार्च इस वक्त करना है, इंतखाबात में हिस्सा हमने नहीं लेना। लेकिन अब तो मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जनवरी में बात करेंगे इस्तीफों की, वो तो खुद मान के अगर उनकी ये स्टेटमेंट आती है इस तरह की, तो व्हाट डज इट मीन? अभी मैं मुकम्मल कर लूँ तो इजाज़त तो उनका। उसके बाद उन्होंने यही बात कही कि जो आप इस्तीफों का मामला है, ज़िमनी इंतखाब का है, सेनेट का है, तो वो एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी आप मेरे से एक बात करते हैं, जरदारी से आप दूसरी बात करते हैं, मरियम नवाज से तीसरी बात करते हैं, और शहबाज शरीफ से जब आपकी बात होती है तो कोई और बात होती है। ये उसमें ज़ाहिर है अगर गफूर हैदरी को पास बैठाकर बात मियाँ साहब से करवाई गई है तो वो बहुत सी ऐसी बातें जो मौलाना फजल रहमान नहीं कहना चाहते थे गफूर हैदरी से करवा दी। ठीक हो गया। एक तो ये बात होगी, अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है वो कायम है। अब तो मौलाना को मानना पड़ेगा, मौलाना की इस वक्त पीडीएम मजबूरी है क्योंकि वो अपना जो साजो सामान बेचना चाहते हैं वो बेच नहीं सकते अकेले, इसलिए वो इनको आस्ता आस्ता बात मानेंगे। सीधी बात करूँ तो ये है कि पीडीएम को इस वक्त अगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। पीपल्स पार्टी तो इस्तेमाल कर चुकी है और कुछ लोग ये भी मुसलसल कर रही है। साजिद साहब मैं अभी बात काट रहा हूँ, इस पे भी आप देखें जरा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया जी
वो किसकी बोली बोल रहे हैं? वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर है, वो नवाज शरीफ के कहे बगैर ये कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के बाद होगा? उन्होंने कोई मौलाना कोई ऐलान करने दिया? ये ऐलान तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कर दिया। वो भी मार्च अप्रैल में होगा, और हो सकता है कि जो इनकी ये सोच है कि मार्च अप्रैल में ये एक लॉन्ग मार्च के बाद एक नए लॉन्ग मार्च की भी एक कॉल दे दें, ये भी इसके ऊपर भी गौर फौज जो है ये कर रहे हैं। तो एक अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है वो इनके दरमियान जो है वो कायम है, बढ़ रही है, खलीज बढ़ रही है, और ये तय था कि ये मरियम नवाज पन्नू के जलसे में नहीं जाएंगी, ये तय था। ठीक है, उन्होंने अनाउंस बाद में किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं जाना था। अब जो आपने बात की थी उसका अगर मैं जिक्र कर दूं, वो जो मरियम नवाज बाय चॉइस नहीं जा रही हैं या उन्हें रोका जा रहा है? नहीं, उनको उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से मशवरा किया था, तो उन्होंने कहा कि आप ना जाएं वहाँ पे, और उसकी एक इनकी आपस की भी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। एक तो ये था कि मुख्तलिफ जो रैलीज़ लेकर जाती थी और स्टेज पे चली जाती थी, तो मरियम नवाज़ के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कहा था जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मरियम नवाज़ की रैली या उनको पहले ले जाएं या उनको बाद में उनको मेरे साथ स्टेज पे ना लाया करें, इससे मेरे कारकुनों के अंदर एक तासुर गलत जाता है। वो एक औरत का भी एक वो इनके हाँ वो होता है। फिर बन्नू में आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन को तो वैसे भी इजाज़त नहीं है। एक बात मैं सिर्फ करना चाहूँगा, उसका जो आप बात करें वो बिल्कुल पुलिस की नाकामी और नाअहली है। और अभी जो मैंने आने से पहले चेक किया था तो वो जो झंडे, जो नारे और जो लोग आए हैं वहाँ पे, उनके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा जी की जो पुलिस है वो मुकदमा दर्ज कर रही है, लेकिन ये पहले करना चाहिए था या होने नहीं देना चाहिए था। अब जब वो हो गया है तो वो तो सियासी फिर कह रही इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि इजाज़त तो इसकी भी नहीं थी, इजाज़त तो इस जलसे की भी नहीं दी ना दी इन्होंने, कोरोना की वजह से उन्होंने इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये जो रियासत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो इक़दामात या तकारीर वहाँ पर जो हुई हैं उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई ये खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा राना साहब, अभी जैसे कि सदीक सादी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि बेसिकली अब जो हमारा ये है इसका सारी जो तहरीक चला रहे हैं मौलाना साहब, अब मौलाना साहब अकेले रह गए हैं इस तहरीक में। अगर मौलाना साहब इस तहरीक में अकेले रह गए हैं तो फिर इस तहरीक का तो कोई स्कोप ही ना रहा, फिर तो ख़त्म हो गई। अलीना बात ये तो ये मार्च अप्रैल राना सनाउल्लाह साहब सुने आप, पाकिस्तान की 72 साल तारीख पर एक नज़र दौड़ाएं। इस तरह के इत्तेहाद हर दौर में बनते रहे और वो टूटते रहे और वो तहरीकें चलाते रहे, तहरीकें नाकाम होती रही हैं। ये जो बात होती है ये एक ब्लैकमेलिंग का हरबा है। ये धमकियां जो हैं लॉन्ग मार्च की और इस्तीफों की और ये वो सारा, ये कहते हैं किसी ना किसी तरीके से मामला तय हो जाए, ये मुकदमे वापस हो जाए। 1 पॉइंट एजेंडा है। मौलाना भी नैब के मुल्ज़म है, जरदारी साहब भी नैब के मुल्ज़म है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी नैब की मुल्ज़म है। इन तीनों का जो मुश्तरका 1 पॉइंट एजेंडा है वो यही है कि भाई ये केसेस जो है ना ये ख़त्म हो, उसके लिए ये इकट्ठे हुए थे। वो दाल गली नहीं तो हर एक ने अपना अपना इनफरादी सौदा बेचने की कोशिश शुरू कर दी। जरदारी साहब ने, आप मुझे बताएं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत होती सूबा सिंध में, फिर ये इस्तीफे देते? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के होते हुए उनके दौरे सदारत में 5 साल तक अकरम दुरानी साहब KPK के वजीर आला रहे। उस वक्त क्यों ना इस्तीफे दे दिए कि जी हम ये तो फौजी हुक्मरान है, हम इस्तीफे दे देते हैं। हमने किसने मंजूर करवाया था, आपको याद होगा? 70वीं तरमीम किसने मंजूर करवाई थी? मौलाना फजल रहमान साहब ने। और पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अक्सरियत के बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया। वो किस समझौते के तहत बनाया गया? तो ये चीजें जो है ना, लेकिन जरदारी, अब देखें यहाँ है मुकाबला कि कौन ज्यादा चालाकी से PDM को इस्तेमाल करता है। अब PDM वैसे है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, खत्म हो गई। कर रहे हैं ना अपने अपने, देखिए हर कोई है और हर कोई उसको अपने। आप देखें ये 3 बंदे जो है ना ये बड़े शातिर लोग हैं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब। ठीक हो गया। अब देखना ये है कि इनमें से कौन 2 को अपने साथियों को मात दे के PDM को अपने लिए इस्तेमाल कर जाता है। अच्छा, आज PDM पे बहुत तनकीद की जाती है उसके बयानिए के हवाले से, वो बनती भी है तनकीद, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि काजी हुसैन साहब मरहूम जो तहरीक चला रहे थे उसका भी यही बयानिया था, और उसमें बेसिकली नवाज शरीफ साहब भी थे, काजी हुसैन साहब भी थे और इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे। मैंने कुछ देखी भी हैं उसके क्लिप्स। तो आज जिस बयानी की इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, इसी बयानी के साथ वो काजी हुसैन साहब की तहरीक में क्यों शामिल थे? ना वो इसलिए काजी साहब की बात जो है ना जी,
उसके में और इसमें कतई तौर पर कोई ममासलत नहीं। अच्छा, सही। काजी साहब की तहरीक थी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के सरबराह थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात करते थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, काजी साहब का इनसे मवाजना नहीं किया जा सकता। काजी साहब बिलाशुबा एक नेक आदमी थे और वो इन दुनियावी मफादात से बाला होकर काम करते थे। उनके कोई अपने मफादात नहीं होते थे कि जिसके लिए, या उनके कोई नैब के केसेस नहीं होते थे जिनके लिए वो सौदेबाजी कर रहे होते थे। वो एक नेक सीरत आदमी थे, दरवेशमंद इंसान थे। जो भी उनकी अपनी सोच थी उसके तहत वो आगे बढ़ते थे, उनका एक नुक्ता नज़र था। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जो थी उसने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को वर्दी में सदर ममलिकत तस्लीम किया और उसके लिए 70वीं तरमीम की। तो ये चीज़ें जो हैं, असूल की बात करना। अच्छा। और देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, इन सियासतदानों ने अलीना क्या समझ रखा है कि वो इनके मुलाजम हैं, इनके गुलाम हैं, कि जब इनका दिल करे ये भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू कर दें, जब इनका दिल चले ये ज़िया-उल-हक के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू कर दें, जब इनका दिल करे ये इमरान खान के खिलाफ लोगों को ले आए, और जब ये इनका दिल करे ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, जब इनका दिल करे ये एक दूसरे के गुन गाने शुरू कर दें। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। क्या पाकिस्तान के अवाम को ये इकट्ठा करके, हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके जिस किस्म की तकरीरें एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, अब लोगों के सामने इनके असल चेहरे आ गए हैं। लोगों ने कहा ये सारा कुछ एक ही है मकसद, ठीक हो गया, दौलत दौलत दौलत, और उसके लिए ये अवाम को इस्तेमाल करते हैं। ये तहरीक है कोई? तहरीक आप देखें 77 की तहरीक जो थी, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक थी, उसमें अवाम अपनी उस लीडरशिप पर एतमाद करते हुए सड़कों पर आए थे। कोई उनको बसों में भरकर नहीं लाता था, खुद आते थे, बैलगाड़ियों में आते थे, ट्रैक्टर ट्रालियों में आते थे। उससे पहले भुट्टो ने जब तहरीक चलाई थी अयूब खान के दौर में, उसमें अवाम खुद आए थे। ये जो है ये तहरीक, ये कोई तहरीक है कि लोगों को इकट्ठा करते हैं फिर कहते हैं हमजा शहबाज ने नहीं बंदे आने दिए। बहुत से लोग समझते हैं ये तहरीक जो है वो इसलिए तहरीक नहीं बन पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ना वो सामने आ रही हैं, मसालियाती चीजें सामने आ रही हैं, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो हो सकता है अगले साल इस मुल्क में ही ना हो। अच्छा जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप रिपोर्टर हैं, मैं नहीं हूँ, मेरा काम सवाल करना है, जवाब दें अगर है तो, अगर है तो, वरना तरदीद कर दें। नहीं तरदीद तो नहीं करता, लेकिन अच्छा नहीं करते, नहीं करता मैं इस वजह से नहीं। देखिए अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्लिप चलाऊंगी, चलाइएगा, ठीक है। अगर वो चली गई इस मुल्क में, इस मुल्क से चली गई, तो फिर तो नून लीग की सियासत मुकम्मल तौर पर फारग है। मियाँ साहब तो ऑलरेडी फारग हो चुके हैं, वो तो मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे। एक और बड़ी खबर है सदीक साजिद साहब, सॉरी आपकी बात काट के, मैं भूल ना जाऊँ। मुझे एक बंदे ने बताया, अब पता नहीं ये बात किस हद तक सही है, लेकिन ये अफवाह है लंदन में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा के हसूल के लिए कोशा है। ये अफवाह नहीं है, ये आपकी खबर ठीक है। तो वो बड़ा उनके लिए आसान होगी ये उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट वीजे के अगले मरहले में 40 महीने वहाँ पर रह सकते हैं। वो तो मेडिकल ग्राउंड पे भी ले सकते हैं अपना, मतलब 20 लाख पाउंड पता नहीं कितने की इन्वेस्टमेंट के। और कोई कह रहा था शायद उनके पास रेड पासपोर्ट है तो उसका भी कोई इतना रौला नहीं है। कतर ने भी ऑफर कर दी है, कतर ने, सऊदी अरब ने कर दी है, अमेरिका ने ऑफर कर दी है। वहाँ पे मैं आपको बताऊं, हुसैन नवाज का जो घर है ना एक खलीजी मुल्क में, सऊदी अरब में सफाइयाँ भी हो रही हैं सऊदी अरब, ठीक है, लेकिन ये चक्कर क्या चलेगा। चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का जो स्टाफ है वो सऊदी अरब में मौजूद है। जो जिस घर की ये बात कर रहे हैं, जो हुसैन हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं, ये जो उन्होंने सेक्रेटरी वेक्ट्री तो रखे होते हैं ना, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियाँ शारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा जो है सऊदी हुकूमत की जानब से उनको ये कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर आकर रहना चाहें तो हम आपका खैर मकदम जो है वो करेंगे। मैं अब आपके सवाल की जानब आता हूँ। मरियम नवाज अगर चली गई, जो कि मेरी इतला के मुताबिक वो नहीं जाएंगी, अगर उन्होंने जाना होता तो वो इतना आगे ना जाती। मुझे लगता है वो स्टेप बैक एक महीना खामोश तो इसीलिए रही ना सर, वो बात नहीं बनी ना सर, नहीं ना बात बनी, जिनसे बात बननी थी ये बात कहना, वो जो मुलाकातें थी वो सारी अफशा हो गई चीजें। अगर ये चीजें बाहर ना निकलती तो वो इनका लबो लहजा आज वो ना होता जो आज है। अगर जो वापस चली जाती हैं तो फिर तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कामयाब हो जाएंगे। साहब को जिस तरीके से झंडी दिखाई है मौलाना साहब को, और मोहम्मद अली दुरानी साहब जिस तरीके से मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगला साल जो है मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकातों की इतनी अहमियत नहीं है जी, वो अहमियत। अच्छा, आप ही बड़ा खुश हो के सवाल कर रहे थे। खैर वो तो नुमाइंदे हैं बेचारे, मैसेंजर हैं।
अब आप यहाँ पे खामोश हो जाएंगे, आपके पर जलते हैं। ओके, छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं अब मैं डिफाइन आप करें एस्टैब्लिशमेंट, तो उस पर भी आपके पर जलेंगे। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ बात करेंगे अब सानिया मच के हवाले से। बहुत ही अफसोसनाक सानिया है और 3-4 दिन हो गए हैं जो वहाँ पे हालात हैं वो हमारे सामने ही हैं। अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम इस चीज़ को कैसे बयान करें, और सबको इंतज़ार है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, लेकिन किसी वजूहात की बहुत सी वजूहात की वजह से आई थिंक वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब वो खुद गवर्नमेंट में नहीं थे और जब ऐसे सानिया या हादसा होते थे तो वो क्या बोलते थे, पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ। जी राना साहब, आपने ये सुना है, अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं? बड़ा बुनियादी सवाल है। देखें, बात ये है लीना कि वो जो मच का वाक़या है, ये सानिया, ये बड़ा ही तकलीफ दे है और दिल दुखा देने वाला सानिया है, जिस पर पूरी कौम जो है वो अफसरदा है और उनके लवाहकीन के साथ गम में शरीक हैं। जिस तरीके से बेदर्दी से उन लोगों को शहीद किया गया वो बहुत ही अफसोसनाक। बिल्कुल ऐसे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और वफाकी वज़रा और ख़ुद वज़ीर आला बलूचिस्तान वो भी उनके पास गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को आना चाहिए। देखें, बात ये है कि ये पाकिस्तान में ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी पिछली हुकूमतों के अदवार में भी इस किस्म के वाक़यात हुए, सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हुए। ठीक हो गया। हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, सर तोड़ कोशिश। अभी पिछले दिनों FC के 7 जवानों को भी शहीद किया गया वहाँ बलूचिस्तान में। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे जो इदारे हैं कानून नाफज करने वाले वो वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे। नहीं सर, इदारों की बात ही नहीं हो रही है, कानून नाफिज करने वाले अपना काम कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर सुकून है। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि जब वो खुद गवर्नमेंट में नहीं थे तो वो कहते थे कि कहाँ है गवर्नमेंट, सोई हुई है, कोई क्यों नहीं? 4 दिन हो गए वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैयतें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ना बात सुने, बात ये है कि लोग, बिल्कुल मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बड़ा तकलीफ दे वाक़या। और इमरान खान से आगे आप मुझे पूरी बात तो करने देती, मैं करने देती हूँ आपको बात, लेकिन आप कहीं और ले जाते हैं। नहीं, और नहीं ले जा रहा मैं हक़ाइक़ से। ये सवाल बड़ा बुनियादी है। नहीं, सवाल जो है ना बुनियादी है, सवाल बुनियादी है। सवाल जो है ना वो यही नहीं कि बात। फिर देखिए इमरान, मैं तो कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को वहाँ जाना चाहिए, उन लोगों की इस बात सुननी चाहिए और उनको तसल्ली देनी चाहिए। उनका अपना इस वक्त जो जज्बात हैं वो बिल्कुल बजा है, उसमें तो मैं कहता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को फौरी जाना चाहिए। मसला ये है, मेरी एक गुजारिश है, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इस तरह के वाक़यात पर सियासत चमकाते हैं। ठीक हो गया। देखें, सियासत चमकानी थी तो मॉडल टाउन में जब ये तो एक दहशतगर्दी का वाक़या है, वहाँ पे पुलिस के ज़रिए जो दहशतगर्दी करवाई नवाज शरीफ ने, उसके बाद नवाज शरीफ क्या उनसाने मॉडल टाउन के 14 शोधा के घरों पे गए थे? तो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं, मैं तो एक बात पहले कह चुका हूं कि उनको जब पहले ही जाना चाहिए था, उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। जस्टिफिकेशन की बात नहीं, मैं कहता हूं ये मौजूदा गवर्नमेंट इंसाफ दिलवा देना, इतने साल हो गए। मैं कहता हूं यही बात है। ये आपने बहुत बड़ी बात की है। साने मॉडल टाउन के शोहदा की रूहें जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो पीछा करती रहेंगी। इमरान खान को चाहिए कि उन्हें इंसाफ दिलाएं। ये वजीर आजम इमरान खान की जिम्मेदारी है कि साने मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाएं। अलीना, ये देखें सिर्फ सियासत में नहीं होता, क्यों ये मामला अभी तक लटका हुआ है। इसी तरीके से वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो बजाय इसके कि वज़रा की बातें सुने, वो फौरी तौर पर वहाँ जाएं और वहाँ लोगों से मिलें। इससे देखें, लोगों का ये मुतालबा करना कि वजीर आजम उनके पास आएँ, ये इस बात का इजहार है कि वो हज़ारा कम्युनिटी इमरान खान पर एतमाद करती है। बिल्कुल ऐसा। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर, इसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए, ताकि वो लोग इस सर्दी में बैठे हुए हैं, एक एक मिनट जो है वो बड़ा तकलीफ दे है उनका। बिल्कुल ऐसे। और मैयतें पड़ी में शौहदा की। जी
आपसे मेरा यही सवाल होगा कि बिल्कुल क्यों नहीं जा पा रहे? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जा क्यों नहीं पा रहे? फौरी तौर पर जाना चाहिए। ठीक है, ये अभी तो देखिए शेख साहब को चले गए वहाँ पे, आज़ादी साहब, बुखारी इख्तियार भी तो कोई बात होती ना कि वो वहाँ पे जाके जिस किस्म की नहीं, वो आपने बात जुल्फी बुखारी मैं साहब अभी की कहने वाला था, expression आप नहीं एक्सप्रेशन क्या उनकी जो वीडियो देखी जो हाँ, बिल्कुल हमारे पास है, तो अगर चला सके तो चला लें, चला दें, अगर चला सकते तो चलानी चाहिए कि उसमें वो क्या कह रहे हैं कि वो अगर आ भी गया तो फिर आप क्या देंगे, क्या फायदा क्या फायदा होगा, आइंदा क्या फायदा होगा। ये देखिए ना इस तरह की बातें यहाँ पे वो बेचारे उन्होंने कहा कहीं पर कोई भी शहीद हो जाएगा तो फिर वो हमसे डिमांड करेगा। ये तो फौरी तौर पे जाना चाहिए था। देखिए 2,500 हज़ारा कम्युनिटी के लोग गुज़श्ता 8-10 सालों में शहीद हो चुके हैं और ये हर साल वाक़या होता है। एक तो ये हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके मुकम्मल तौर पर इसमें एक कोताही कह लें कि उनकी ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वायद होती है। ज़ाहिर अब इसमें 6 से 7 लोग, आज अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने इसके ऊपर बयान जारी किया, 6 से 7 लोग अफ़गानिस्तान के रहायशी थे जो शहीद हुए हैं। ईरानी सफ़ीर का जो बयान है वो भी आपके जो है वो सामने है। लेकिन इस वक्त इन लोगों के हम तो इस पर सियासत करते नहीं, हमने कहा जी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हम उनके जो दुख है बराबर के शरीक हैं। ये तो हुकूमत वक्त जो होती है ना, रियासत जब कहते हैं कि रियासत माँ के जैसी है, चले वज़ीर आज़म नहीं जाते सदर ममलकत को भेज दे, सदर ममलकत वहाँ पे चले जाए। अच्छा जो वज़ीर आला है एक बात मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को पहले दिन जाना चाहिए, तो उन्होंने इसको पोलिटिसाइज कर आज ये वज़ीर जा रहा है, ये वज़ीर मेरे ख्याल में बुज़रा को भेज के काम ज़्यादा खराब हो रहा है, ज़्यादा खराब हुआ। ठीक है, फिर उनको बुला ले वहाँ पे, चले आप वहाँ वज़ीर आज़म साहब सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे या वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनको गवर्नर हाउस में बुला लें, वहाँ पे वज़ीर आला हाउस है वहाँ पे बुला लें, उनको बिठा के उनका एक वफद है उससे आप मिल लें। उनके जो सरबराह हैं अलामा राजा नासिर अब्बास वो यहाँ पे धरना देकर डी चौक में बैठे हैं। इमरान खान साहब इतना तो कर सकते हैं ना, उनके कितना 1 किलोमीटर का फासला अपनी राजा नासिर अब्बास साहब को वज़ीर आज़म हाउस बुला ले, वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना, उन्हीं के प्रेसिडेंट, वहाँ पे बुला ले, वहाँ पे मुलाकात कर लें कि जनाब ये है, आप उनको कहें कि मैयतों की तदफीन करें, उसके बाद हम मिल बैठ के मसले का हल निकालते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो कोताही का जिम्मेदार है वो मैं कहता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान है। राणा साहब हर दुबई थे, वो नए साल की छुट्टियां मना रहे थे, आज उनको वापस बुलाया गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इमाम बारगाह में गए, इसके बाद वे धरने में भी गए, फिर वहाँ पे भी उनकी बात नहीं मानी गई। उनको तो उसी वक्त वापस आना चाहिए था जिस दिन ये वाक़या हुआ था। ये अल्टीमेटली जब ये कहते हैं जी अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो 4-5 दिन सूबाई हुकूमत सोई रही, कोई काम नहीं हुआ। पहले शेख रशीद को जाना पड़ा, वफाक से एक सीधी सी बात है, ये करनी चाहिए, छुट्टियां ज्यादा जरूरी हैं लोगों की जानों से। बात ये है कि वो कोई इस वाक़े के बाद, एक देखिए अलीना बात ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को इस आने के बाद नहीं गए थे दुबई, वो इस आने से पहले गए थे, फ्लाइट पकड़ के वापस, वो कोरोना टेस्ट के बगैर नहीं आने देते फ्लाइट में, वो पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये कोई एक दो गुजरा और उनके दोस्त पिछले दिनों आए कोरोना टेस्ट कराए बगैर एंटर भी हुए। मेरी बात सुने, दुबई में तो हर शख्स को कोरोना की वैक्सीन लग रही है सर, नहीं आने देते, फ्लाइट पे नहीं बैठने देते। मसला ये है अलीना, सीधी बात है कि जो बात अभी सदीक साजिद साहब भी कर रहे थे, ये इमरान खान एक अवामी वज़ीर आज़म है, ठीक हो गया, ये इनको कोई अवाम से किसी किस्म के कोई दूर नहीं रहना चाहिए, इन्हें खुद चले जाना चाहिए। ये डी चौक में भी, यहाँ के धरने में भी खुद आ जाते, या कोयटा भी चले जाएं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। देखें जो ये तो झिझक तो उन लोगों को होती है, इमरान खान साहब तो खुद अवाम में रहे हैं सारी जिंदगी, खुद जलसे जुलूस करते रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरी बात सुने, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी बंदोबस्त हो जाता है। मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब को वहाँ जाके लोगों जा सकते हैं, आम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता। हमें तो ये बताया, मेरी बात सुने, मसला ये है, देखें ये चीज़ जो है ना, वो इस मसले को जो है ना हल किया जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, वुज़रा को मत भेजिए, अश्कशोई की जाए, वुज़रा को भी जाना चाहिए। सर ये आपको जुल्फी बुखारी साहब की आप सुनना चाहते हैं तो जुल्फी बुखारी साहब की बात की कोई भी तय नहीं करता, अगर वो कोई जुल्फी बुखारी साहब हो या कोई और करे, वो उस तरह की गुफ्तगू जो है उसको कोई भी ये अच्छी गुफ्तगू नहीं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझे लेनी है राना साहब एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे मैं चाहूँगी आप दोनों इस पर जरूर कमेंट करें। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑपोजिशन भी तो सियासत कर रही है, बलूचिस्तान के अवाम हो, कहीं के भी अवाम हो, अवाम तो हमारे अपने हैं ना, अवाम के नाम पे आप सियासत करते हैं। मरियम नवाज साहब ने भी ट्वीट कर दिया, बिलावल साहब का भी कोई पता नहीं। अगर आपको इतना ही है तो आप लोग जाके जरा वहां पर क्यों नहीं करते ताज़ियत, आप लोगों को खड़ा होना चाहिए उन लोगों के साथ। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था कि हम इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी गवर्नमेंट के हवाले से, वज़रा के हवाले से तो बात कर रहे हैं सानिया मच के ऊपर, लेकिन अपोजिशन कहाँ पर है? वो तो सियासत कर रहे हैं ना। जो उन्होंने ये सारी तहरीक तरूक चलाई हुई है, वो ये कहते हैं उन्होंने आवाम के लिए चलाई हुई है। इतना बड़ा सानिया हो गया ना। हमने सिर्फ ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक हमने अपोजिशन को देखा। राना साहब, मरीम साहब भी नज़र नहीं आई और बिलावल भी नज़र नहीं आए, वहाँ क्यों नहीं जा सकते? देखें, आप देखें कि ये तो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब नहीं गए, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए उस साने के सोग में आज बन्नू का जलसा नहीं मनसूख कर सकते थे? अगर इन्हें आवाम से कोई हमदर्दी हो और ये कोयटा नहीं जा सकते थे? मसला अलीना यही है कि ये जो तकलीफ़ है ना, ये जिसको पहुंचती है उसको पता होता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जो लोग शहीद हुए हैं। ये बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है। इस पर वाक़तन सियासत नहीं करनी चाहिए और ऐसा लाए अमल बनाना चाहिए कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। ये जो चीज़ है अपोजिशन की, वो इस मुल्क में एक नया रवाज चल पड़ा है कि ये नहीं सोचते कि 2 दिन पहले हमने क्या कहा था। सही। जो 2 दिन पहले कहा होता है, 2 दिन बाद बिल्कुल उससे हटकर कोई नया शोशा, ये हमारे सियासी कायदीन अवाम के लाताल्लुक़ होने की इस सारी सूरत हाल में सियासतदानों से जो वजह है वो यही है कि आए दिन ये स्टेटमेंट्स बदलते हैं। कभी ये 31 दिसंबर तक हुकूमत को घर भेजने की बातें, वो पिछला 31 दिसंबर था उस तक भेजनी थी, फिर ये 31 दिसंबर आया, फिर 31 जनवरी आई, फिर अचानक बीच में फिर कहते हैं जी पीपल्स पार्टी का फैसला आ जाता है, फिर पीडीएम करेगा, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अब कह दिया कि जी हम तो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के बाद अब ये होगी। तो ये सारा कुछ जो इनका सारा ये ड्रामा है, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए ठीक हो गया। हर दौर में पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, अभी आप देखें अमेरिका कितनी बड़ी जमहूरियत है, ट्रंप साहब अभी भी हाथ पांव मार रहे हैं कि अभी 20 तारीख को उन्होंने फारग होना है, लेकिन वो अभी भी कर रहे हैं कि कभी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि जी इंतखाबात में धांधली हो गई। अभी भी वहाँ वाशिंगटन में ट्रंप के हामी इकट्ठे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि जो ये लोग जो इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं ना, वो अब बहुत कम रह गए। ठीक हो। जिनको आवाम से गर्ज होती है, जो आवाम के लिए लड़ते हैं, जो आवाम के लिए लड़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमें इससे क्या हासिल होगा। ठीक हो, कैसे ही बात की आप इस पर कमेंट करें। और मैं चाहूँगी नैब कोर्ट के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब के हवाले से जो रिमार्क्स हैं वो हमारे सामने ही है। ज़ाहिर है इसके ऊपर तो ज़्यादा अदालत उज़्मा है, उनके जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने, वो भी उनसे मुतमिन नहीं है। अब सिर्फ रिकवरी कर लेना ही बहुत बड़ा ये कोई नहीं होता कि जनाब हमने इतनी बड़ी रिकवरी कर ली और फिर वज़ीर आज़म का भी बयान इसके ऊपर आ गया। लेकिन देखें ना, असल बात यह है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि नैब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए। बिल्कुल ऐसा, छोटे अफसान को पकड़ लेता है, असल फ़ायदा लेने वालों को नहीं पकड़ता और अपनी मर्जी से काम करने का इख्तियार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए ये है भी हकीकत, ठीक है कि जो असल फ़ायदा लेने वाले आप उस जड़ तक तो पहुंचते नहीं हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है ना रीना, कि ये केस तो बना देते हैं, फिर कई सालों तक वो रेफरेंस अगर दायर भी हो जाए, फिर उसके बाद ज़िमनी रेफरेंस, फिर उसके पास जो है वो और कहानियाँ जो फ़र्द जुर्म आए तो फिर फ़र्द जुर्म की तारीखें, ये सारे सिलसिले जो है एक टाइम फ्रेम में, हालांकि इनके पास जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें हर चीज़ दी हुई है कि इस मुद्दत में ये होगा, इस मुद्दत में ये होगा, उसको ये खुद ही फॉलो नहीं करते। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये बेंच था और उन्होंने, राना साहब मैं चाहूँगी आप इस पर आप भी कमेंट करें। बकरी चोर को हम जेल भेज देते हैं और बड़ी जो करप्शन वाले हैं वो आज़ाद घूमते रहते हैं, और पूरे जो नैब की एक तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी सवाल हैं रिमार्क्स के अंदर। लीना देखें, बात जो है अदालत उज़्मा ने की है वो बात तो सही है। मसला ये है कि ये जो इतने लोगों ने भी ये अरबों खरबों के डाके डाले हैं इस मुल्क में, अभी तक उनमें से कोई भी अपने केस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। उन्हें पहुंचना चाहिए। सबसे पहली मिसाल आप नवाज शरीफ साहब की ले लें, खरबों रुपया लूट गए, पूरा टब्बर बाहर जाके बैठा हुआ है। ठीक हो गया। उसमें कौन कौन जिम्मेदार है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं कि जब तक आप इसी तरीके से, वो जो आपका मुंशी मनक्का था इसहाक डार, इनका नवाज शरीफ साहब का, उसको शायद खाकान अब्बासी ने प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में फरार कराया। शायद खाकान अब्बासी साहब पे क्यों ये केस नहीं बना कि भाई इन्होंने नैब को मतलूब मुलजम को फरार कराया। अदालत उज़्मा का कहना ये चाहती है
कि भाई असल बड़े मगरमच्छ जो हैं उनको पकड़ो। ये जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है कोई भी है, उन्होंने कहा छोटे छोटे मुल्ज़िमों के ऊपर तो हाथ डाल लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ जो, और कौम भी यही चाहती है। अच्छा, मैं आपको एक और आज चीज़ सुनाती हूँ, आपकी इजाज़त से सुनाऊंगी। ये बड़े बड़े मगरमच्छों में मजीद मगरमच्छा हो रहा है। और शहबाज गिल साहब आज एक जगह गए तो क्या पीछे से आवाज़ें उन पर कसी जा रही थी, ज़रा वो सुनिए। जी सिद्दीक साजिद साहब, शहबाज गिल साहब को आपने देखा किस तरीके से वो जा रहे थे, बड़ी आन शान और बड़े तकब्बुर के साथ वो बढ़ रहे थे, और वो सुन रहे थे। उनको लोग कह रहे थे आटा चोर, चीनी चोर, मेरे ख्याल में LNG चोर, 2-3 और चोरियां लगाई हैं। वहाँ पे ज़ाहिर है अदालतों में मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा और लीडर भी तो आज आए हुए थे ना, वो हमजा शहबाज शरीफ। तो ये तो उन्होंने कराया सारा, नून लीग के कारकुन थे। और क्या है, चीनी का स्कैंडल नहीं है? चीनी का स्कैंडल है, चले LNG का स्कैंडल नहीं है? चीनी के आटे का भी है, गंदम का भी मैं तो पूछ रही हूं, उसमें भी ज्यादा नून लीग की मुलव्वस है। चले जो भी मुलव्वस है या नहीं है, मुझे ये मुजाहिरीन तो मुतालबा यही कर रहे होते हैं ना, जो चोर है उनको पकड़े। हाँ, चाहे वो मुजाहिरीन तो कह रहे थे झूठे केस हो, तो नवाज शरीफ के चोरों की बात आती है, हम पकड़ने की बात कर रहे थे ना कि उनको पकड़े, आटा और चीनी चोरों को पकड़े। इन्होंने पकड़ना ना, गवर्नमेंट पकड़े, वो तो पकड़ना चाहिए। अच्छा, वो ये इस तरीके से तो देखिए, मेरी बात सुने अलीना, कोई भी बंदा जा रहा हो, अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पेश हो रहे हैं तो वहाँ पे 10-12 इस तरह PTI के कारकुन नारे लगाना शुरू कर दिए। जो बात वो कर रहे थे राना साहब, मैं तो उस पे बात करूंगी। वो तो जितने ये कारकुन हैं आप खुद अंदाजा नहीं, आप बात बेहतर समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं करी, मैं कारकुनों की बात नहीं। दूसरा बात ये, मेरी बात सुने, अब बात सुन ले, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, मुझे बात करने नहीं देते, बात तो सुने, बात सुने तो सही नहीं, बात पहले सुने। असल केस क्या, असल केस क्या है? ये जो शुगर मिल माफिया है, इसमें सबसे ज्यादा शुगर मिलें जो हैं वो या शरीफ खानदान की हैं या जरदारी खानदान की हैं। ठीक है, अगर उनको पकड़ा जाए, और जहांगीर तरीन की, तो जहांगीर तरीन भी 25% शेयर है उनका। मेरी बात मैंने पढ़ी है वो रिपोर्ट, नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही नहीं पकड़ी, राना साहब की नजर से नहीं पढ़ी। मेरी बात सुने ना, इमरान खान की तो कोई शुगर मिल नहीं है, नहीं उनकी नहीं है। बाकी बेहद ये है कि जो भी लोगों को अवाम का इस्तेहसाल करे उनका मुहासबा होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये वाकया क्या है असल में, मैं आपको देखें, बात ये है कि ये लाहौर में मेट्रो बस चली है ना, ये $3.80 बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप पे पर किलोमीटर इन्होंने एग्रीमेंट किया था 2012 में शहबाज शरीफ साहब ने। अब बुज़दार हुकूमत ने उसी कंपनी के साथ $1.86 में फी किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने कहा नहीं तो आपकी छुट्टी हम किसी और को करते हैं। ठीक है, आधे से भी कम रेट पे आ गए वो। तो ये जो इस किस्म के चीजें होती रही हैं, खैर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो एग्रीमेंट हुए थे वो इसी बुनियाद पे हुए थे कि ग्रेजुअली जो है वो चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। नहीं, कोई ऐसे एग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज नहीं, ग्रेजुअली बढ़ने की बात थी। अच्छा, बढ़ने की बात थी, कम होने की बात नहीं थी। ठीक हो गया। अभी देखिए ना, वो अभी तो वैक्सीन आ रही है, क्या नाम है, कोरोना की वैक्सीन आ रही है, पेपर रूल सस्पेंड कर दिए ना, इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं। बात कर लेना फिर आप। नहीं, इमरजेंसी में जब होती है, हेल्थ इमरजेंसी होती है तो पेपर रूल भी सस्पेंड हो जाते हैं। कोरोना में वो तो सारी दुनिया करती है, पूरी दुनिया में होते हैं। वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है। मैं तो कह रही हूँ ये एक अच्छा इकदाम है और ये होना चाहिए। ऐसे ही है ना, पेपर हुआ है कल मंजूरी दी है काबीना ने। आप बार-बार क्यों कह रही हैं? पक्की बात है। कितने सहाफी जो हैं अच्छे से वो कोरोना की वजह से खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। हम उन सब के लिए दुआ को हैं। चलें, अल्लाह खैर करे। हम ये वज़ारत सेहत से कहते हैं कि सहाफियों को भी तरजीही बुनियादों पर ये वैक्सीन जो है लगाई जाए। अच्छा, 2019 में इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मुल्क है वो स्टेबल हो जाएगा, और उन्होंने बाद में जब उनके कमेंट्स आए तो उन्होंने कहा जी कि 2019 में हमने चीज़ों को बहुत हद तक स्टेबल कर दिया है। फिर 2020 आया तो ये बात सामने हम सबको हमने एक्सपीरियंस किया कोरोना को, पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया कोरोना को। इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो हमारे सामने थी। लेकिन 2020 में जो इमरान खान साहब ने बात की तो उन्होंने कहा था कि वो लोगों को नौकरियां देंगे। चलें जी, कोरोना की वजह से वो जो नौकरियां वो नहीं दे सके। और अभी पिछले दिनों उनका एक कमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3-4 महीने लगते हैं चीज़ों को समझने में। काबीना जो है वो मल्टीपल टाइम चेंज हुई, हमें पता है। और जो उनके वुज़रा हैं उनके कितनी दफ़ा जो हैं वो स्कैंडल्स जो हैं वो हमारे सामने भी आए। और बहुत से रिमार्क्स ऐसे हैं, अपोजिशन का बल्कि ये मानना है कि जो काबीना है और जो वुज़रा है इमरान खान साहब के, उन पर जो केसेस हैं उसको नैब सही तरीके से हैंडल नहीं करता। ये अपोजिशन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहूँगी एक शुतुरमुर्ग की। पहले आप वो फुटेज देखें। अब आप ये फुटेज देख रहे हैं, एक शुतुरमुर्ग है, ये एक निजी पार्क में था और ये वहाँ से भागा है और इसको कोई पता नहीं है कि इसने कहाँ जाना है। इसके आगे जो भी आएगा, जो भी आता अगर, तो उसको भी नुकसान होता और शुतुरमुर्ग को भी नुकसान होता। तो ये जो मैंने इससे पूरी तमहीद बांधी है
उसका मकसद ये है कि जब आपके पास विजन ना हो और आपको चीज़ों को पता ना हो तो आप इस शुतुरमुर्ग की तरह भागते हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।